नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे एक बालक ने प्रश्न किया है, वो प्रश्न सुनिए। प्रणाम अंकल जी। राधे राधे। मेरा नाम है चंचलेश शर्मा। वैसे तो मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से ना गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ से। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं वैज्ञानिक बनूं। मतलब कि मेरा लक्ष्य है ये कि मुझे वैज्ञानिक बनना है और ये मैंने तय कर लिया है। तो मुझे इसकी शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि आपने क्या क्या किया, आपने किस प्रकार परिश्रम किया और मतलब कि आपने शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी आपने इसमें पढ़ाई की और कौन कौन से आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए जिससे आप एक सफल परमाणु वैज्ञानिक बने। तो मुझे इस पर थोड़ा मार्गदर्शन आपका चाहिए था। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट है विज्ञान में, ऊर्जा में सबसे ज़्यादा। तो ऊर्जा में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो उसमें मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं, किस प्रकार मेरी व्यवस्था सफल हो, मेरी हार्दिक इच्छा है वैज्ञानिक बनने की। और भौतिक शास्त्र मेरा पसंदीदा विषय है, बहुत पसंदीदा विषय है। भाई चंचलेश शर्मा जी, आप बीएससी पार्ट 1 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भाई मैं तो अपने विषय में ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही मेहनती। भाई मुझे तो अपने पूर्व इतिहास में जब मैं देखता हूँ तो माँ जगदम्बे की ही कृपा सब तरफ दिखती है। लेकिन फिर भी मैं, चूँकि आपने पूछा है और उत्तर देना मेरा दायित्व है। देखो मित्र, आदमी क्या बनना चाहता जीवन में, ये सोचना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक लक्ष्य रख करके अगर आदमी मेहनत करता है तभी उसे सफलता मिलती है। इसमें कोई निष्काम काम की बात नहीं होती, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन है हमारे वहाँ 4 बताए गए हैं, उसमें जो बाल काल है हमारा, उसमें हमारा जो अध्ययन काल है, उसमें हमको मेहनत करके पढ़ना चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं मेरे विषय में, तो देखो भाई, सबसे पहला मतलब अब मैं लगाना पड़ता, मुझे मैं लगाते हुए अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन अभी शरीर के परिचय के लिए तो मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे। कभी भी पढ़ाई से मन नहीं चुराया। सुबह का सूरज हमने कभी नहीं देखा। सुबह उठते थे 6 बजे और मम्मी ने दूध गर्म किया, पिया एक कप जो भी है, और टेबल पर बैठ जाते थे और टेबल पर बैठकर अध्ययन करते रहते थे। इस तरीके से कुर्सी पर बैठने का अभ्यास हुआ। तो सबसे बेसिक तो ये होता है किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए कि आपको कुर्सी पर बैठने का कम से कम 6 घंटे का अभ्यास हो लगातार। क्योंकि एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी अधीरता आती है। तो टेबल चेयर पर पढ़ने का अभ्यास किया। दूसरी बात, कभी नकल नहीं मारी। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मारते ही हैं लोग, ये तो पैटर्न था। लेकिन मैंने कभी भी किसी की एक शब्द की नकल नहीं करी। ईमानदारी से अध्ययन किया, मेहनत से अध्ययन किया, उसका फल माँ शारदे ने दिया। इसके अलावा
पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ भी हमारा ध्यान कभी नहीं रहा। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा, मैं HBTI का जो पढ़ता था, मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन डे स्कॉलर भी था, यूनिवर्सिटी बना हुआ था लखनऊ कानपुर। एक बार संडे को हमारे भाई साहब, बड़े भैया, उस समय IT में PhD कर रहे थे IT कानपुर में, पहुँचे वहाँ पर, संडे का दिन था। तो सोचा ये लड़का नीचे कॉमन रूम में बैठ के टीवी देख रहा होगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो मेरे रूम में आए तो देखा मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। तो भाई साहब हमारे बहुत द्रवित हुए कि देखो ये लड़का हमारा पैसे जो है मम्मी पापा दे रहे हैं उनको सार्थक कर रहा है कि पूरा हॉस्टल बैठा हुआ कॉमन रूम में। और मैं कभी कॉमन रूम में नहीं गया टीवी वगैरह देखने के लिए। समय मैंने, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, समय को मैंने कभी भी बर्बाद न करने का प्रयास नहीं किया। पढ़ाई के समय पढ़ाई, चेस का मैं यूपी लेवल तक खेला हुआ एक चैंपियन था, चेस भी खूब खेलता था। और बाकी समय में छुट्टियों के दिन हुए कभी तो ये देवी देवताओं की कहानियाँ, कल्याण की किताबें, ये आध्यात्मिक किताबें पढ़ता था। इसके अलावा मैंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा अध्ययन के पहले मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, अध्ययन के पहले आप अपने इष्ट का लंबा श्लोक जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने क्लिप भी एक डाला है अभी और ये सिद्ध भी हो चुका है कि संस्कृत के पाठ से आपकी बुद्धि जल्दी विकसित होती है। तो श्लोकों का लंबा पाठ करें, नहाने से आरंभ करें, नहाते से मतलब घंटा 2 घंटा डेली आप जो है, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया है कि जो लोग संस्कृत बोलते हैं वो नॉर्मली बुढ़े नहीं होते। आप देखिए जितने संस्कृत पढ़ने वाले गांव में होंगे वो 80-90 साल की उम्र में सीधा बैठे होंगे। अपन लोग तो टेढ़े हो जाते हैं, वो सीधे बैठ के अपना सारा काम करते हैं, मेरुदंड एकदम सीधा रहता है, सारा काम खुद अपने आप करते हैं। ये संस्कृत का जोर है, क्योंकि संस्कृत का जन्म हमारी शरीर के चक्रों से हुआ है। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारे चक्र ऊर्जा छोड़ते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क वगैरह सब। तो संस्कृत का श्लोक आप अध्ययन के साथ आधा 1 घंटा डेली जरूर पढ़ें, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। कंपटीशन की बात तो ये है कि भाई मैं यूपी बोर्ड में जब मैंने 77 में इंटर किया, उस समय HBTI कानपुर में डायरेक्ट एडमिशन होते थे, मुझे पता ही नहीं था। इंजीनियर तो मैं वो समझता था जो सड़क कूदते हैं वो इंजीनियर साहब होते हैं, भाई उस समय इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जाके BSc में एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगे। फिर वहाँ पर क्या हो गया, HBTI में कंपटीशन चालू हो गया। जब कंपटीशन चालू हुआ तो नोटिस आया, तो मैंने फिर भरा उसको। उसमें लिखा था कि 4 साल का 3 साल का, हमने 3 साल वाला BSc कर रहे थे, भर दिया, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया। तो पहली बात तो ये है कि मनुष्य क्या बनेगा, ये प्रयास मनुष्य सब करते हैं, लेकिन सफलता हमारे हाथ में कभी नहीं होती है। कोई यदि ये सोचे कि हम ये बन जाएंगे, बड़ा गलत होता है। मैं बताऊँ आपको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाते हैं ज़्यादा सोचने से। मेरी बेटी का जब मैं MBBS में, मतलब विद्यालंकार में दादर में एडमिशन कराने के लिए गया डॉक्टरी के लिए वो सारी कोचिंग के लिए, तो मैंने कहा बेटा तुम डॉक्टरी का MBBS के लिए कोचिंग तो कर रही हो, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए मेंटली तैयार रहना, अपने को इमोशनल मत करना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। क्योंकि मैंने कई ऐसे केस देखे कि बच्चों को डॉक्टर बोल बोल के साइकिक कर दिया, बाद में वो कुछ भी नहीं बन पाए, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आप ये अपने दिमाग से साइकिक बोझ निकाल दीजिएगा कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्योंकि ईश्वर आपको प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मफल के हिसाब से कहाँ भेजना है भेजता है। इसके बाद में फिर जब मैंने बीटेक पूरा किया तो हमारे वहाँ सेशन डिले हो गया, क्योंकि सैंडाई वगैरह हो गया था। तो IT, अच्छा मैं गेट, फिर उसके बाद जब मैंने बीटेक किया, पूरा किया 82 में, तो गेट लागू हो गया। पहले बैच का मैं गेट का, तो मैंने गेट का कमीशन दिया और उसके बाद तो IT दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं था मेरे हाथ में। तो फिर बाद में प्राइवेट नौकरी, मतलब कुल मिलाकर के बेसिकली बताऊं मैं आपको, मैं हम लोगों के टाइम पर नौकरी नहीं होती थी और ये वैज्ञानिक शब्द और ये सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था अपने को। ईश्वर की लीला थी
भेज दिया बीआरसी में। मेरा CFTRI मैसूर में भी उस टाइम पर हुआ, यहाँ पर भी हुआ। पहले इंटरव्यू से ही केवल होता था। नंबर जो होते हैं वो 70% के ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स, तो वो आपको कॉल कर। लेकिन बाद में अभी इस समय रिटन टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर के द्वारा सब होता है। और ये हम आपको बता दें कि आपके अंदर यदि प्रतिभा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। पहली बात तो यह है कि आप इंटरव्यू जब देने आते हैं बीआरसी में, पहले रिटन टेस्ट आप देंगे। इंटरव्यू में आप फेंकने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि सब आपके वहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, पकड़ लेंगे आपको। ऑनेस्टली उत्तर दीजिए, टेंशन का कोई सवाल नहीं। बहुत रिलैक्स वातावरण में इंटरव्यू होता है। और फेंकने की कोशिश ना करें। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है वो ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि बहुत कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पर आदमी फंस जाता है। इसके अलावा नेट पर आजकल बहुत से इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह दिए रहते हैं, क्योंकि जो लोग क्लियर कर लेते हैं बीआरसी में आकर के वो अपना इंटरव्यू डाल देते हैं नेट के ऊपर, क्योरा वगैरह ये तमाम वेबसाइट पर डाल देते हैं। आप क्वेश्चन आंसर देखते रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर चूंकि बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बीएससी करके एमएससी करके प्योर साइंस की क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। उसमें भी कंपटीशन होता है। मतलब हम तो इंजीनियरिंग करके गए थे, तो आप उसमें भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। और कंपटीशन जो होता है वो मतलब ये है कि अगर आप गेट के थ्रू आईआईटी में मतलब एडमिशन के गेट के थ्रू आप आते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन वहाँ पर उस स्कोर पर भी सीधे बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, नहीं तो अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट में अब ऐसे भाई मुझे तो कठिन नहीं लगते हैं, अब आप लोगों को तो क्या है बेसिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि डीएई के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो बता रहा हूँ मैं, बीआरसी के अंदर 10 स्कूल, कोई एवरेज स्टूडेंट शामिल नहीं ज्वाइन कर सकता। जो भी वहाँ पर नौकरी पाता है वो एबव नॉर्मल जो होते हैं लोग उनसे ऊपर होता है। जो एवरेज इंटेलिजेंसी लेवल है उसके ऊपर का आदमी होता है, तभी वो वहाँ पर टिक पाता है और उसका अपॉइंटमेंट हो पाता है। बहुत अच्छी जगह है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना हमेशा क्लियर कीजिए। और इसके अलावा ईश्वर के भरोसा रखिए, मंत्रों के द्वारा, श्लोक के द्वारा अपनी मेमोरी बुद्धि बढ़ाते रहिए। अगर एडमिशन नहीं होता है तो कोई बड़ी बात, मतलब एडमिशन क्यों नहीं होगा, आई मीन टू से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं होगा आपका, बिल्कुल होगा। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी। 10-10 कमेटी होती हैं, किस कमेटी में आप जाएंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। इसलिए ईमानदारी के साथ अध्ययन कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए और अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। बाकी आप हमारे वेबसाइट है brc.gov.in करके, उसमें आप जा कर के कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसके विषय में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में सभी पेपरों में एडवर्टाइजमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, विभिन्न पेपरों में आता है, नेट पर आता है, सब जगह आता है। अभी तो आजकल नेट बहुत बड़ी सुविधा है। हम लोग तो जब पढ़ते थे कानपुर में तो टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय मुंबई एडिशन, उसमें विज्ञापन होते थे नौकरी के, वो हफ्ता भर 10 दिन पुराना टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाया करते थे 5 रुपये का। उस टाइम पर 4-5 लड़के मिलके पेपर मंगाते थे, पुराना टाइम्स ऑफ इंडिया 5 रुपये का। मुंबई से जाता था वहाँ पर कानपुर में नौकरी के लिए, ये हाल था। तो वो समय की बात है। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने इष्ट का मंत्र जप के साथ अध्ययन चालू रखिए। होइए वही जो राम की राखा, हम केवल प्रयास कर सकते हैं और वो हमें पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयास पूरा करने में। बाकी ईश्वर की मर्जी है। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।